अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है जो वक्त की ज़रूरत के साथ साथ जारी रहता है। इसीलिए अगर हम 1973 के आइन की बात करें तो अब तक 26 तरमीम इसमें हो चुकी हैं। 18वीं और 26वीं तरमीम ऐसी आइनी तरमीम हैं जिनमें आइन के स्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तब्दील किया गया। 2010 में 18वीं तरमीम करते हुए वफाक के बड़े इख्तियारात सूबों के हवाले कर दिए गए और 2024 के आखिर में 26वीं आइनी तरमीम करके आला अदलिया के स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ करके जुडिशल एक्टिविज्म का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मुल्क में पहली मरतबा आइनी बेंचेस की तश्कील भी अमल में लाई गई। अब जब हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है तो शहरे इक़्तिदार में बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं। र्यूमर्स ने जन्म ले लिया और वो है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाकर नया सदर लाया जाएगा। इसकी भी तमाम तर तैयारियाँ हो रही हैं कि 2/3 अक्सरियत शायद हुकूमत ने ली ही इसलिए है कि 27वीं आइनी तरमीम लाई जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद आखिर करने क्या जा रही है, क्या 27वीं आइनी तरमीम वाकई आ रही है, और दूसरा ये कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जो हटाने के हवाले से र्यूमर्स हैं उनकी हकीकत क्या है, क्योंकि पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती वुज़रा भी इसको डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की दूसरी स्टोरी में बात होगी कि इमरान खान साहब की जो साबिका अहलिया हैं जमाइमा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, कहा है कि मेरे बच्चों को अपने वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। वो करीबन 2 साल से जेल में तन्हाई की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि अगर वो उनसे मिलने आएँ तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी बेटों के हवाले से वो बात कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसी रियासत है, ये बल्कि एक ज़ाती इंतकाम है जो कि इमरान खान से लिया जा रहा है। यानी मौजूदा बीवी बुशरा बीबी इमरान खान साहब की बहनों बेटों के बाद अब साबिका अहलिया भी मैदान में आ चुकी हैं। आखिर बानी पीटीआई की आज़ादी किस पर मुनहसर है, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब की बात करें तो 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जान बहक हो गए हैं। सवाल पैनल के सामने ये रखेंगे कि जो पानी के निकास के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम हैं क्या तसल्ली बख्श हैं, बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या पेशगी इकदाम इसके लिए किए गए और बारिशों के बाद के इंतजाम कैसे हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए स्टूडियोज़ में नसीर वाग़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ हामिद अल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और आमिर खाकवानी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वाग़ साहब, आपके सामने सवाल ये रखना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम जब आ रही थी तो पहले उसकी हमने र्यूमर सुनी जिनको डिनाई किया गया कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर 26वीं आइनी तरमीम हो गई। वो ऑब्जेक्टिव्स जो हासिल करना चाहती थी हुकूमत, वो ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल कर लिए। अब जबकि 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत के पास मौजूद है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त ज़ोर पकड़ गई है। क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम आने जा रही है और इसकी मुहर्रकात क्या हैं और क्यों ये तरमीम लाई जा रही है? जहाँ तक 26वीं आइनी तरमीम की हम बात करते हैं, वैसे वो तो आइन में एक ज़लज़ला है। मैं उसको ज़लज़ले से जो है तशबीह देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जो एक ये तरमीम आई जिसने पूरा अदालती निज़ाम, अदालती जो क़ुव्वतें और जुडिशल एक्टिविज़म जैसे आपने कहा, उन सारी चीज़ों को तब्दील करके रख दिया और सारा जो कमांड कंट्रोल है वो पार्लियामेंट, MNAs, मिनिस्टर्स और इन लोगों के पास आ गया। पार्लियामेंट में सारे जो क़ुव्वत है वो मरकूज़ हो गई वहाँ पर। अच्छा, अब जो ये बातें हो रही हैं कि एक और 27वीं आइनी तरमीम लाकर हुकूमत शायद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाना चाहती है, ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन काम होगा। बेशक इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि PTI तो पहले ही अपोजिशन में है। अच्छा, मौलाना साहब का कोई बहुत बड़ा इस वक्त किरदार नहीं है। आज आके रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ है। देखिए, सीटें होना एक अलहदा बात है, 2/3 मेजॉरिटी होना एक अपनी जगह पर बात है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त इतने अहम तरीन ओहदेदार हैं आसिफ अली जरदारी, उनको हटाना, यानी बेशक वो भुट्टो ख़ानदान से बराह रास्त नहीं है, लेकिन वो भुट्टो ख़ानदान को वही रिप्रेजेंट करते हैं और इस वक्त उस ख़ानदान के पास जो सबसे बड़ा बराह रास्त कोई आइनी ओहदा है वो सदर पाकिस्तान का है। ठीक है, तो आप लोग ये सोचें कि अगर आसिफ अली जरदारी को किसी तरीके से
हटाने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान की सियासत में एक और बहुत बड़ा जल्जला आएगा और पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत से अलग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बेशक कम आप रहे, हम देख रहे हैं कि रवैयों में भी थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। मशूकी साहब, कल कायमा कमेटी इजलास में भी दोनों पार्टीज के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, लेकिन अब हम टू बी स्पेसिफिक अगर हम 27वीं तरमीम की बात करें तो हमने ये देखा कि 18वीं तरमीम करके आइन का स्ट्रक्चर तब्दील किया गया, 26वीं तरमीम करके हमने ये देखा कि अदलिया का स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया। और जिस तरह से वाक़ई साहब कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, एक बड़ा भूचाल था 26वीं तरमीम के बाद, उसके बाद भी क्या कोई कमी रह गई है कि 27वीं तरमीम की बासगश्त हम सुन रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 27वीं तरमीम इनको लानी पड़ेगी। किसी न किसी अंदाज में उसकी तैयारी हो रही है। उसकी वजह ये कि 26वीं तरमीम में बहुत सारे मुबहम बातें हैं, बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं, उनको भी एड्रेस करना बड़ा जरूरी हो गया। दूसरी बात ये कि तारीखी तौर पर आपको मैं एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी के हलकों में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही जा रही है कि बदकिस्मती से नून लीग के पास जब भी 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो फिर ये जो कहते हैं इनकी जो चाल ढाल है, इनकी जो गुरूर है और इनका जो आंखें माथे पे लगा लेते हैं माथे पे आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम माजी से क्यों नहीं सीखते। 97 में जब नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी और उसके बावजूद आप देखिए कि 99 में वो क्या सीन हुआ, किस तरह से हुकूमत खत्म हुई। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को और सबको समझना होगा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा साथ दिया है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत का पहले और फिर मौजूदा हुकूमत का, और अपनी सियासी साख, अपनी सियासी शोहरत को बड़ा दाव पे लगाया। और 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने देखा कि जहां नून लीग को बड़ी बुरी शिकस्त हुई, वहां पे इनको भी बड़ी शिकस्त हुई। इस सब के बावजूद जरदारी साहब ने जिस अंदाज में, मैं समझता हूँ बिलावल ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का मुश्किल वक्तों में साथ दिया। मेरा ख्याल ये कि ऐसी कोई भी इकदाम जिसमें जरदारी साहब को इस तरह हटाने की कोशिश की जाएगी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। सिस्टम ऑलरेडी बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा नाजुक है। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर भी है, आपको ये बात भी पता है कि केपीके में उनकी हुकूमत है, आपको ये भी पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक बैसाखियों के सहारे हुकूमत खड़ी है, आपको ये भी पता है कि पंजाब के अंदर जिस अंदाज में मामला चलाए जा रहे हैं आईनी तौर पर, या जिस तरह स्पीकर कभी किसी को डी सीट करने की बात कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 27वीं तरमीम में गलतियां दुरुस्त करने की हद तक तो ठीक है, कर लें। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वो तरमीम जो सिर्फ अपने इक्तदार को मजबूत और तूल देने के लिए की जाती हैं, उनकी कीमत बाद में हुकूमत को खुद अदा पे ठीक है। खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकवानी साहब, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर क्या आईनी तरमीम ला सकती है? क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी उस तरमीम का जिसके बाद उन्हें पता है कि सदर के ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक है हुकूमत पाकिस्तान की बात, तो हुकूमत तो नहीं ला सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक बात है मुक़द्दर क़ुव्वतों की कि असल ताकत जगह पे लाना चाहे तो वो ला सकती है, जिस तरह 26वीं तरमीम ले आए थे, 27वीं तरमीम ले आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब का भी इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, नून लीग का भी खराब है कि ये वक्त आने पर आंखें माथे पर रख लेते हैं कि इस मामले में वो बेचारे बेकसूर हैं, उन पर इल्ज़ाम ना लगाए। ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना मरियम नवाज, ना मुस्लिम लीग नून का कोई और लीडर आसिफ जरदारी साहब को ऐवान सदर से निकालना चाहेगा। उनको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? जरदारी साहब सदर के तौर पर रहते हैं, उनके लिए क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, सदर के पास इख्तियार ही कोई नहीं है, तो बड़ा नाम इख्तियारों के साथ बैठे हुए हैं और आराम से। उनको नून लीग को क्या तकलीफ है? नून लीग को कोई तकलीफ नहीं हजूर। तो ये कहना कि नून लीग ऐसा कर रही है, नून लीग ऐसा नहीं कर रही, ना करेगी नून लीग। तो जिन्होंने करना है, हाँ, जरदारी साहब भी अपनी कौन सी सियासी ताकत से आके सदर बन के बैठे हैं? जरदारी साहब को इस तरह बनाया गया है, तो जिन्होंने बनाया गया है वो चाहेंगे अगर सदर नहीं, जरदारी साहब सदर ना रहे तो बस वो फिर कोई ना कोई मामला निकाल लेंगे। वैसे तो बेहतर जी का तो ये है कि जरदारी साहब से डील कर ली जाए, उनको कोई ऐसी पुरकशिश ऑफर्स उनको कराई जाए और शायद ऐसे कराई जाए कि जरदारी साहब राजी हो जाए, बिलावल भुट्टो को आगे कोई फ्यूचर में कोई अहम रोल देना चाहें, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब भी अपने साहबजादी को वाला पंजाब बनाने के लिए राजी हुए ना, और बैठ गए आराम से साइड पे होकर, रिटायर हो गए एक तरह का सेमी रिटायरमेंट। तो जरदारी साहब भी यही चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो
वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ीर खारजा बन जाए, कम से कम अभी कुछ ना चलें कुछ जिन कोई अहम रोल जिस मिले डील की आगे। आपने बात की है, अगले राउंड में आपसे वो डील पूछना चाहूँगी कि वो मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है। लेकिन वाकई शेरी रहमान साहिबा ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये जो कयास आराइयाँ सदर को हटाने के हवाले से की जा रही हैं, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। कौन कर रहा है ये साजिश? भाई देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर आज़म देखना चाहती है और वो अपने एक तख़य्युल में उन्हें वज़ीर आज़म बना चुकी है, और आप उनसे सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा भी छीनना चाहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। शीरी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब वो कौन से हलके हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वो जो बड़े मुक़्तदर हलके हैं ना, वो नहीं हैं इसमें। ये मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ। हाँ, मेरे कुछ साथी कहेंगे सदर के ओहदे को हटाने के लिए? जी, अच्छा। कुछ लोग मेरे जो साथी हैं वो कहेंगे जी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। वो तो बात ठीक है, लेकिन नीचे वाले फिर अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह कि वो ऐसी कोशिश क्यों करेंगे? उनको आसफ अली जरदारी को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो अपना सदर ले आए। आसफ अली जरदारी साहब भी उनके अपने ही सदर हैं। वो जो उनको कहते हैं वो उस पर दस्तखत कर देते हैं। वो उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा अपसेट करने जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बेवकूफ़ी करें कि एक चलते हुए अच्छे निज़ाम से जो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा जा रहा है कि कहीं से कोई उनको मुज़ाहमत नहीं आ रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आराम से बैठी हुई है। उनके हर वोटिंग में, हर असेंबली के बिल में वो उनके साथ है। वो क्यों करेंगे इस तरह? आसफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने से मेरा तो नहीं ख्याल कि नून लीग को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। इसका मतलब है फिर पूरी की पूरी हुकूमत, तमाम आइनी ओहदे जो हैं वो हटते हुए नजर आएंगे। वो बाकी भी फिर जो ओहदे हैं फिर वहाँ भी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। अच्छा मशरकी साहब, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जब हुकूमत बनी थी तो पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हुकूमत चलेगी नहीं, इस वजह से पार्लिमानी ओहदा उन्होंने कोई नहीं लिया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है, और पहले सेटलमेंट भी यकीनन कुछ ना कुछ हुई होगी कि किस तरह से हमने आगे लेके चलना है। तो अब मामलात उस पे भी हम बिगाड़ का शिकार देखेंगे। देखिए, मैं जो बुनियादी बात कहना चाह रहा हूँ नून लीग के हवाले से वो ये है कि मैं नहीं कहता कि इमीडिएटली करेंगे। बुनियादी बात यह है कि वो जो मामला तय हुए थे, जहां बाज़गश थी कि जी आधी मुद्दत के लिए शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में होंगे वजीर आजम, और आधी मुद्दत में शायद पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दे दी जाएगी। फिर उसके बाद बातचीत थी कि जी सदर का ओहदा जो है वो भी स्वाइप कर दिया जाएगा। अब चूंकि नून लीग उससे जान छुड़ाती नजर आ रही है। नून लीग ये चाहती है कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करें, बल्कि आइंदा के लिए भी वजारत उज़्मा जो है वो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ही रहे। इस वजह से जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी के कुछ हल्के अभी से बिगड़ती हुई महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि अभी कोई इसको 27वीं तरमीम लाने की बात हो रही है या अभी कल आ जाएगी। मैं नहीं कहता कि सदर पाकिस्तान को कल हटा दिया जाएगा। सियासी तज्जिया नगारी में इसको आप फीलर कहते हैं। ये एक फीलर छोड़ा जा रहा है रद्द-ए-अमल देखने के लिए कि किस अंदाज से पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आएगा और किस अंदाज से सियासत के बाकी बेनिफिशियरी इसके अंदर आएंगे। आज फजलुर रहमान साहब से क्यों नून लीग का वफद मुलाकात कर रहा है? आज फजलुर रहमान साहब को दोबारा क्यों एंगेज किया जा रहा है? देखिए, ये बात होती है 6 माह साल बाद की प्लानिंग के हवाले से। उनका क्या रोल हो सकता है मशरकी साहब? उनका क्या रोल हो सकता है मौलाना फजल? देखिए, एक केपीके की हुकूमत के हवाले से उनका रोल हो सकता है। वो ये बार बार बात हो रही है कि जी किसी ना किसी तरह अगर कोई 10-20 MPs केपीके में गंडापुर से हट जाएं और फजलुर रहमान साहब और जो ANP के हवाले से जो चीजें चेंज हुई हैं उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं पर अगर पीपल्स पार्टी से वो वादे जो उनसे किए गए वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि यूं नजर आ रहा है जैसे नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट तो हर हालत में एक पेज पे है। कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ये महसूस कर रही है कि शायद उनसे कोई वादा खिलाफी हो जाएगी या उनसे जो एग्रीमेंट या उनसे जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई जो है वो उससे भागता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि जी उनको सिर्फ सिंध की हुकूमत तक महदूद कर दिया जाए। और ये जो सूरत हाल है इसलिए सियासी, अच्छा अगर हम पीपल्स पार्टी की नाराजगी की बात करें, हमने ये भी देखा काकवानी साहब के बिलावल भुट्टो साहब बड़े
नाराज़ भी नज़र आए और वो ये गिला शिकवा भी करते नज़र आए कि जो वादे हमारे साथ किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? इन्हें यकजा देखते हैं इन जमातों को, या आप देखते हैं कि इनमें कोई फूट पड़ सकती है, अलहदगी हो सकती है और उसके बाद इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे? देखिए, ये यकजा हुए हैं इमरान खान के खौफ से। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी जब सियासी ताकत बने तो बाकी सारे लोग आपस में यकजा हो गए उनको गिराने के लिए, उनको मुखालिफ। ये जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह जब शहबाज शरीफ रही, उसमें भी यही हाल था, तो अभी भी यही हाल है। तो इमरान खान अगर कमजोर हैं, जिस तरह अभी जेल में है, पीटीआई कमजोर है, तो फिर ये थोड़ा सा परपुर्दे निकालते हैं आपस में, एक दूसरे के खिलाफ भी पैदा होते हैं। जैसे ही पीटीआई दोबारा थोड़ी ताकत पकड़ती नजर आएगी, ये दोबारा आपस में इकट्ठे हो जाएगी। इसके अलावा उनके पास और कोई सर्वाइवल है कोई नहीं। ये तो एक बात है। बाकी मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून को जरदारी साहब से क्या मसला हो सकता है सदर के तौर पर। मैं इसको समझ नहीं पा रहा। सदर के ओहदे पर किसी और को ले आना मकसद है, और अगर प्लान है तो एक अलग बात है। वो उस पर मुझे अभी जो चूंकि इनकार किया जा रहा है, लोग सारे इनकार कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली इनकार किया है, वज़ीर दाखिला के उनके पास इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं, तो वो बात। लेकिन मुझे ना पीएस पार्टी अच्छा खाकानी साहब, अगर हम सदर के ओहदे की बात करें तो अभी भी तो ये एक अलामती ओहदा है यहाँ पे, तो क्या मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम हो सकती है सदर के ओहदे से और वो चाहेंगे कि इनको हटा के हम अपना सदर ले आएं? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मतलब मुस्लिम लीग नून को कोई इशू नहीं हो सकता। मेरे नहीं ख्याल के कोई मामूली सा इशू भी इनके पास है, इस वजह में कोई मसला है। पीएस पार्टी थोड़ा हमेशा एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का उसका एक रवैया होता है, थोड़ा बार्गेन करने का, और पार्टियां करती ही हैं, अपने से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती रहती हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि पंजाब में जो गवर्नर पंजाब में वो थोड़े उनको थोड़ा कुछ ना कुछ अख्तियार मिले, कुछ थोड़ा दिन काम हो, जॉब्स में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, हर जगह में कुछ ना कुछ हिस्सा मिले उनको। तो पीएस पार्टी इस चक्कर में रहती है। लेकिन पीएस पार्टी की जिम्मेदारी को तैयार नहीं है, कैबिनेट में आने को तैयार नहीं है, वजारतें ले लें उनको, बस उनको बहुत सारे काम ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि अपोजिशन में भी एक तरह का हुकूमत से बाहर भी रहें। अपोजिशन में तो नहीं बन सकते जितनी कोशिश करें, लेकिन हुकूमत का बोझ भी ना उठाएं और मजे भी लूट लें। ये बहुत ही मुश्किल काम है इसमें ही। लेकिन बिलावल भुट्टो की ठीक है, हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में हम थोड़ा टाइम अपने पैनल को दे देते हैं और कंक्लूडिंग रिमार्क्स उन्हीं से ले लेते हैं। वागा साहब, अगर नून लीग का सदर आता है तो वो कौन होगा? और दूसरा ये कि अगर 27वीं तरमीम में सदर को हटाना जो है वो इनका मुहर्रकात में शामिल नहीं है, तो फिर मुहर्रकात क्या होंगे 27वीं तरमीम के? कौन होगा ये तो नून लीग को पता है कि वो किसको सामने लेके आएंगे। मैं तो आपको बार बार ये एक बात कह रहा हूँ कि नून लीग ये बेवकूफ़ी और गलती कभी कर ही नहीं सकती, और अगर ये फीलर छोड़ा गया तो ये बिल्कुल एक अफवाह या एक झूठी अफवाह जरूर हो सकती है। इस फीलर से किसी को कोई फायदा नहीं है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक रिजेंटमेंट या एक गुस्सा पैदा हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मशरूकी साहब, तो फिर 27वीं तरमीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं मजीद? देखिए, मैंने कहा कि 27वीं तरमीम का मेरा नहीं ख्याल कि सदर के ओहदे से कोई ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नहीं, मेरा ख्याल ये कि बाकी बहुत सारे मामलात को ठीक करने की, और अगर कोई आईनी ढांचा चेंज करने की बात हुई तो फिर वो जो दूसरी सदारती निजाम या दूसरी बातों की बाज़गश्त है, वो मेरा ख्याल है टू अर्ली टू से है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी खाकवानी साहब, जिस डील की बात कर रहे थे कि डील कर लें कोई सदर साहब के साथ, डील किस किस्म की हो सकती है? मतलब डील इस किस्म की कुछ ना कुछ उनको और चीजें ऑफर की जाए। बिलावल भुट्टो को आगे फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर का रोल दिया जाए, या कैबिनेट में कुछ अहम वजारतें दे दी जाए, कुछ भी। जरदारी साहब कोई बड़ी मतलब उनसे इस तरह डील हो सकती है। मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली मेरी जो राय है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून सदर नहीं हटा सकती। सदर हटाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट हटाएगी, एस्टेब्लिशमेंट प्लस। ठीक है, यानी मेरे पैनल के मुताबिक सदर को हटाने के हवाले से अभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही, और जैसे इसको डिनाई किया जा रहा है खबर को, तो इसमें सदाकत लग रही है। हाँ, 27वीं तरमीम के हवाले से अगर कोई बात हो रही है तो अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी पीटीआई के रिहाई से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मरूसी सियासत को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी जमात में भी। वो चीज़ जिसकी वो बहुत मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे थे, हमने देखा कि बुशा बीबी आई, उनकी बहनें आई, या बात हो रही है कि उनके बेटे भी बाहर से आएंगे। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इफ़ इमरान खान सन्स केम टू पाकिस्तान एंड जॉइन द मूवमेंट दे विल बी अरेस्टेड। जमाइमा जो उनकी साबिका
एहलिया हैं बानी पीटीआई की, उन्होंने अपने ट्वीट में ये उनके जो अल्फाज हैं वो कोट किए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता और ये तो खुली धमकी दी जा रही है। वाक़ई साहब, सवाल ये है कि आखिर बानी पीटीआई को रिहा कराने में मददगार कौन साबित होगा? बानी पीटीआई की रिहाई में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कुव्वत है और वो है इस्टेब्लिशमेंट। उनके साथ अगर बानी पीटीआई बैठ जाएं और उनकी शराइत मान लें, मनवान जैसे वो कहते हैं, कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अपनी बात मनवा सकते हैं, तो फिर बानी पीटीआई रिहा हो सकते हैं। ये मैं तो अब बड़े ही यकीन और अपने पूरे तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की तहरीकें और ये जो आप समझ लें कि मुजाहरे करके और लोगों को बाहर निकाल के नामुमकिन है। जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट लोगों को क्रश कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है और जितनी सख्ती लोगों पे इस वक्त हो रही है, कैसे आप सोच सकते हैं कि लोग बाहर आके तहरीक का आगाज़ करेंगे और कुर्बानियां देंगे और गिरफ्तारियां देंगे? नहीं, लोगों के अंदर अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। बाकी बात रह गई उनके बेटों की। ये राना सनाउल्लाह साहब ने तो शायद कल कहा होगा, मैं तो कई दिन पहले ये बात कह चुका हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो आएंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आए तो यकीनी तौर पर वो गिरफ्तार हो जाएंगे और वो गिरफ्तारी का बोझ नहीं उठा सकते। उनकी जो वालिदा मोहतरमा है वो हरगिज़ उनको पाकिस्तान नहीं आने देंगी। वो किस मुल्क की बात कर रही हैं, कौन से रूल ऑफ लॉ की बात कर रही हैं? वो बैठी हैं लंदन में, जहां कानून की हुक्मरानी है, जहां कोई शख्स सिग्नल नहीं ट्रैफिक का काट सकता, किसी को कोई बंदा थप्पड़ नहीं मार सकता, गाली नहीं दे सकता। आप किस मुल्क की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा मशरकी साहब, इस ट्वीट का एक पहलू ये भी तो हो सकता है ना कि मैं अपने बेटों को पाकिस्तान नहीं भेजूंगी। देखिए, मेरा भी ख्याल है कि जमाइमा तो किसी हालत में नहीं भेजना चाहती हैं अपने बेटों को, लेकिन बहसीयत बेटे के उनकी जज्बात हैं, वो आना चाहते हैं। मैं नहीं समझता ये किसी भी हालत में मौरूसी सियासत है। ये एक बेटों की एक कोशिश हो सकती है अपने बाप के लिए। और दूसरी बात ये कि बदकिस्मती ये कि हम सियासतदान जो हैं, हम अपनी किसी भी बात पे कायम नहीं रहते। यही वो राना सनाउल्लाह थे, यही वो नून लीग वाले थे जो बार बार कहते थे जी कि उनके बेटे क्यों नहीं आते हैं, उनके जमात के कारकुन क्यों सड़कों पर डंडे खाते हैं, उनके बेटे क्यों नहीं सड़क पे आते हैं। अब उन्होंने आने की बात की तो कहा जा रहा है जी मारूसी सियासत है, अब वो क्यों आ रहे हैं। और उनपे बात ये है कि मेरा ख्याल ये कि सियासत के अंदर हमें ये समझना होगा कि इंतकामी रवैयों को खत्म करना होगा। दूसरी बात ये है कि जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, मैं वागा साहब से एग्री करता हूं और मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड 2-3 आर्टिकल्स लिखे कि देखिए पीटीआई और खुद बानी पीटीआई को किसी ना किसी तरह एक मुफाहमत के फार्मूले के ऊपर एग्री करना होगा। ऐसा फार्मूला जिसके अंदर पीटीआई को मैं नहीं समझता कि कोई मकबूलियत को झटका लगेगा, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि बाद दोबारा से पीटीआई मेन दहारे की सियासत में आ जाएगी। उसको जो दीवार से लगाया गया है उससे उसकी जान छूट जाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर कोई मुफाहमत होती है तो उसके अंदर मैं तो बार बार ये कहता हूं कि उसको रोकने के या उसको सबूताज करने की कोशिश जो होती है वो हुकूमत की तरफ से होती है, नून लीग या पीपल्स पार्टी या जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं वो उनकी तरफ से होती है। लेकिन इमरान खान साहब को ये समझना होगा कि बहरहाल मुक्तदरा से मुफाहमत के बगैर तो मशरकी साहब, पिछले दिनों जब मुज़ाकरात हो रहे थे, टेबल टॉक हो रही थी, तो बैकआउट तो पीटीआई नहीं किया था। देखिए, बात यह है कि बैकआउट की बहुत सारी वजूहात थी। उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यही थी कि फिर एक बार वो खान साहब से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। खान साहब को कहा गया सुबह 6 बजे मिलाया जाता है, 7 बजे मिलाया जाता है, उनसे डायरेक्ट। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक बात तो पक्की है कि फैसला इमरान खान साहब ने करना है। तो इस हवाले से अगर किसी भी क़यादत को कहा जाए कि वो कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकेगी पीटीआई की, तो वो नामुमकिन है। तो इसलिए मुज़ाकरात दोनों तरफ से फैसला, यानी आजादी किसी शख्स पे मुनहसर नहीं है। जी वागा साहब, मिसकी साहब, बात सिर्फ इतनी है से मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। सारा दिन लोग ये बात कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इमरान खान कैसे बाहर आ सकता है। मेरा ख्याल है, मेरा अपना तज्जिया है, एक सजेशन है कि अगर
इमरान खान साहब बाहर तशरीफ़ ले आएँ और वो मुक़्तदर हलकों को, यानी आप समझ लें कि जो इस वक्त कंट्रोलर हैं उनको कह दें कि जनाब मैं ये इलेक्शन वैलिडेट करता हूँ, मैं समझता हूँ ओके इस हुकूमत को पूरा टाइम कर लेने दें, आने वाला इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा दें, अगर हम जीत जाएं तो हमें ठीक है खाकानी साहब को भी शामिल कर लेते हैं। खाकानी साहब, अगर बात मफाहमत पे ही ख़त्म होनी है, अगर बात मफाहमत से ही आगे बढ़नी है, यानी कोई शख्स नहीं, आज़ादी किसी शख्स पे मुनहसर नहीं है बल्कि मफाहमत पर मुनहसर है, तो मफाहमत कर लें, फिर कोई और हल नहीं। देखिए बात ये है कि ये लोग, हमें तो ये बात समझ आती है, हम लोग ये बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग सियासत की डायनामिक्स को जो देखते हैं हमें ये समझ आती है कि इसके बगैर नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे तो इमरान खान पे केसेस हैं, केसेस में रिहाई तो अदालती फैसलों से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अदालती फैसलों से रिहा वो नहीं हो सकते, नहीं हो रहे, उन पे कितने फैसलों को सजाएं खत्म हुई, नए केस आ जाती हैं, सब चीजें आ जाती हैं। तो हमें सबको लगता है कि जब तक ये डील नहीं करेंगे, मफाहमत नहीं करेंगे एक खास किस्म की, और ये जो मौजूदा जो कोई सिस्टम है उसको तस्लीम नहीं करेंगे अगले 3-4 साल के लिए, उस तक रिहाई नहीं होगी। बात यह है कि माजी में भी हमने बड़ी मिसालें देखी कि बड़े केसेस थे किसी एक जमात के लीडर पे, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो सादिक और अमीन कहलाए। बिल्कुल ऐसी है। आपने, मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा था। जी सर। मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो बात करते हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का ये कहना ये है कि आप लोग हमें मफाहमत के मशवरा ना दें, हम असूली जदोजहद कर रहे हैं, हम लंबी जदोजहद कर रहे हैं, तो बस फिर वो लंबी जदोजहद कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोई क्या कर सकते हैं? फिर उसकी कीमत है, जो कीमत अदा कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है। अगर उन्होंने असूली और सिविल सुपरमेसी की और एक लंबी जद्दोजहद करनी है तो वो फिर एक लंबी जद्दोजहद ही है। शॉर्टकट यही है, आसान तरीका यही है जो हम सब लोग मशवरा देते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग, खासकर उनके हार्डकोर के लोग इस बात में नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें ये मुफाहमत की और कंप्रोमाइज की और आप मुकमका की आप लोग ये पेशकश हमें ये तलकीन कर रहे हैं, गलत तलकीन कर रहे हैं, तो मैं तो इसलिए मशवरा नहीं देता इसमें। वाक़ा साहब, एक होती है पॉलिटिकल डायनामिक्स, एक हिकमत अमली होती है और कुछ उसूल होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पे डिपेंड कर रही है? क्या वो हिकमत अमली को अपनाएंगे और इस वक्त कितना ज़रूरी है हिकमत अमली को अपनाना? देखिए, पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है? टू गेट द गवर्नमेंट बाय हुक और क्रुक, ये कहते हैं सियासतदान जो बड़े बड़े जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। बात यह है कि बरसरे इक़्तिदार आने से ही वो अपनी पॉलिसियों को लागू कर सकते हैं ना, अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकते हैं जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे, ना जेलों में बैठकर ना ही अपोजिशन में। अब बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए ना एक, जिसे कहते हैं ना, एक तवीज़ वाली बात है कि भाई बाहर आ जाएं, उनसे बैठ जाएं, उनके साथ उनसे बात करें कि जनाब हम बिल्कुल मौजूदा हुकूमत को मान लेते हैं, चलें ये वक्त गुजरने दें और अगला इलेक्शन फेयर कराएं और हम लोग आपके साथ हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, आपके तमाम अहकामात आपके साथ बैठ के, जैसे पहले भी तो वो ऐसे ही आए थे ना, पीटीआई वाले पहले भी तो ऐसे ही आए थे, जरा उसको दोबारा दोहरा दें। जनाब, मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, लड़ाई झगड़ा खत्म करें। जब उनको इस बात का पता है, जब वो जेल में बैठ के बार बार कहते हैं कि हमने उनसे मुज़ाकरात करने हैं जिनके पास कुव्वत है, तो जब उनके पास कुव्वत है और उनको इस चीज़ का यकीन है तो फिर उनकी बात मान जाएं, बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकालेंगे तो बानी पीटीआई बाहर आएंगे और फिर पीटीआई के बरसरे इक़्तिदार आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि नो डाउट स्ट्रीट पावर तो उनके पास बहुत ज़्यादा है। उनसे ये मिन्नत कर लें कि खुदा का वास्ता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के जो जीते उसको हुकूमत दे दें और हम आप। अच्छा वाक़ा साहब, आपकी बात से जो मैंने कंक्लूड किया वो तो ये किया मशरकी साहब के दोनों तरफ से हमें कुछ ना कुछ लचक दिखाने की ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी रिजिड रहे और दूसरी पार्टी जो है उसको झुकाते जाएं और फिर ये भी कहें कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। लेकिन जब एक साइड का पलड़ा इतना भारी है तो आखिर वो लचक क्यों दिखाएंगे?
देखिए मैं आपको बताऊं जवेरिया, यही तो प्रॉब्लम है कि जब किसी एक साइड का पलड़ा भारी होता है तो वो समझता है कि अब वो हमेशा के लिए भारी रहेगा और वो जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी, वो पंजाबी में कहते हैं रगड़ा लगा दे। ऐसा नहीं होगा। होता यह है कि वही पलड़ा जब एकदम से अवाम की तरफ से दबाव आता है या कोई भी वजह हो जाती है तो फिर वो पलड़ा दूसरी तरफ चला जाता है। सो मैं ये समझता हूं कि दोनों को, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई दोनों को मुफाहमत की सियासत, इस तरह की मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा कि जो ताकतवर है वो भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज करे और जो अभी मजबूत नहीं है या अभी कमजोर पोजीशन में है वो भी कंप्रोमाइज करके बहरहाल सियासत के अंदर, जमहूरी दायरे के अंदर आना बड़ा जरूरी है। और इमरान खान साहब की रिहाई हो या पीटीआई का दोबारा से रिवाइवल हो बाकी सूबों में, उसके लिए मेरा ख्याल ये कि हर हालत में इनको एस्टेब्लिशमेंट से किसी अंदाज के कामयाब मुज़ाकरात करने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर उसके वोट बैंक पे असर भी पड़ेगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितनी सोबतें पीटीआई ने सही, जितना क्रैकडाउन उन्हें सहा, मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपनी सियासी पिछले 30-40 साल में कहीं पे भी देखा हो। तो मेरा ख्याल ये कि उसका वोटर भी इस बात को समझेगा, खान साहब की मजबूरी को, और खान साहब की लीडरशिप भी समझेगी। और मेरा ख्याल मुक्तदरा भी अब ये चाहती है कि इस प्रैक्टिस को जो है वो जल्द अज जल्द खत्म किया जाए और कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें सियासी मुफाहमत का रास्ता खुले, सियासी बर्दाश्त और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की बात आए। अब बात पाकिस्तान के लिए भी यही जरूरी है, मुस्तकबिल के लिए भी यही जरूरी है कि जो पब्लिकली पॉपुलर है उसके साथ बेहतर तरीके से उसके साथ मुज़ाकरात। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी भी तो है ना जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहती, आप उनकी तरफ भी जरा गौर करें, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। चलिए वो कुव्वतें कौन है खाकवानी साहब, वो कुव्वतें आखिर हैं कौन जिनको नुकसान पहुंचेगा? पता नहीं वो कौन सी कुव्वतें हैं जिनको नुकसान पहुंचेगा। कुछ अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, कुछ हम भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर सियासी टेम्परेचर अगर कम हो और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी किसी तरीके से आ जाए, किसी करिश्मे के जरिए आ जाए, तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तानी अवाम होंगे और पाकिस्तान होंगे। ये बात हमें समझ आती है, जिनका कोई नहीं सोचता। अमन होगा, सुकून होगा, शायद महंगाई कम हो जाए, लोगों को कोई सुकून मिल जाए, शायद इस तरह से अगर मुफाहमत की सियासत हो, सारे मिल बैठे। अच्छा खाकवानी साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस की बात करें तो सिर्फ एक चैलेंज नहीं है उनको, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि पार्टी जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जिसने पार्टी को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। उससे भी तो निकलना है पार्टी को। बिल्कुल निकलना है। असल में देखें, तहरीक इंसाफ हम सब लोग जानते हैं, बार बार बात की होती है, तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का। जैसे इमरान खान बाहर रहेंगे, उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन करना शुरू कर दी, तहरीक इंसाफ वही होगी जिस पे इमरान खान हाथ रखेंगे, वही तहरीक इंसाफ। इसीलिए तो उसको बाहर नहीं आने दे रहे। तहरीक इंसाफ के लीडर सर शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज इलाही हो, जो बड़े से बड़े लीडर हो, अगर वो तहरीक इंसाफ से इमरान खान उनको कदा ताल्लुक करेंगे तो पार्टी कारकुनों ने 1 सेकंड लगाना है उसका कदा ताल्लुक करने में। तो पार्टी में इख्तिलाफ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जिस तरह पीएस पार्टी भुट्टो साहब की पार्टी थी, भुट्टो साहब अगर रिहा हो जाते हैं, उनको जिस तरह फांसी दी गई थी बाद में, अगर वो रिहा हो जाते तो पार्टी भी भुट्टो साहब की ही थी। उस पर जदोई और दूसरे लोग जो ग्रुप दड़े थे, किसी को हैसियत नहीं रहने दी। तो तहरीक इंसाफ में भी इमरान खान के नाम पे पार्टी है, उनका सारा वोट बैंक 100%, 90% भी नहीं, तकरीबन 100% वोट बैंक सारा इमरान खान पर है। तो ये पार्टी के खिलाफ मामूली चीज है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से नाज़रीन जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में जो तूफानी बारिशें हो रही हैं उससे क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या इकदाम इस हवाले से उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो 24 घंटे के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और लाहौर की अगर हम बात करें तो 8 घंटे मुसलसल बारिश हुई है। 136 मिलीमीटर का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है बारिश का। जनाब सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन साहब ये कह रहे हैं कि जो हमने काम कर दिखाया है दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाक़ई साहब वो कह रहे हैं कि भारत और न्यूयॉर्क में अगर 200 मिलीमीटर बारिश होती है तो 20 घंटों बाद पानी निकाला जाता है। हमने 2 घंटों में यहाँ मकामात से पानी निकाल दिया। आपने भी ट्रैवल किया है, अब घर से ऑफिस तक आए हैं, कैसे इंतज़ाम देख रहे हैं आप? बिलाल यासीन साहब का ये है मौक़िफ़ के जी वहाँ 20 घंटों बाद पानी निकलता है। अब हम क्या करें, वो वज़ीर हैं और उनकी बात जो है वो बड़ी मुस्तनिद होगी। लाहौर में पता नहीं उन्होंने पूरे लाहौर को उठा के ऊंचा कर दिया है, जो पानी जो है वो वहाँ निकल गया है। देखिए असल बात क्या है, हमें बुराई की जड़ की तरफ आना चाहिए। पूरे पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में
जो घरों की प्लानिंग है वो ही इतनी गलत है, जिसका जहां दिल चाहता है वो घर बना लेता है। उस मुल्क का क्या कहना जहां घर बनाने वाले को उसकी हाइट के बारे बताया ही नहीं जाता कि आपने इतनी ऊंचाई पे अपना घर बनाना है, हमारी सड़क का ये लेवल है, आप ये कानून फॉलो करेंगे। कोई अगर सब कानून बताया भी जाए तो फॉलो कौन करते हैं, उन्हें पता है चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। यही बात है, कोई कानून कोई ज़ाब्ता जिस पे कोई अमल दरामद नहीं होना, तो सड़कों पर भी पानी खड़े होना है और शहर में भी पानी खड़े होना है। ना कोई पंपिंग स्टेशन है, सिर्फ एक तरीका सोचा था कि अंडरग्राउंड बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाकर वहां पानी को स्टोर किया जाए, जो कि एक अच्छा मंसूबा था और है। और वहां से पानी ये जो सड़कों पे बड़े बड़े ट्रकों में प्लांट्स को लगाया जाता है, सड़कें उससे धोई जाती हैं, वो पानी इस्तेमाल करके, ये एक अच्छा मंसूबा है, इसको बढ़ाना चाहिए। शहर के वो मकामात जहां सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उन जगहों पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाएंगे तो सारा पानी वहां जाएगा। इसके अलावा अब इस शहरों को ऊंचा तो किया नहीं जा सकता, पानी की निकासी के लिए जगह ही कोई नहीं है, ना बाहर कोई इस तरह का निज़ाम है, क्योंकि यहाँ हमारे पंपिंग स्टेशन ही नहीं है। किस तरह मशूकी साहब, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, मौजूद हैं, हुकूमत के भी सामने हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ फिर भी पंजाब की गवर्नमेंट को, उन्होंने बहुत एफर्ट की है पानी को निकालने की, लेकिन सिर्फ बात ये कि प्री प्लानिंग नहीं है। अगर यही चीज को थोड़ा सा पहले प्लान करें तो शायद इससे भी बहुत कम मुश्किलात हों लोगों को। और कुछ जगहों के ऊपर ज्यादा मुश्किलात होती हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो अमला होता है उसकी नालायकी की वजह से, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का इशू आ जाता है। तीसरी बात, मैं खुद कहता हूँ कि बहुत पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में जिस अंदाज में मानसून आने लग गया है, ये नॉर्मल रिवायत से या नॉर्मल रूटीन से हटके है। पाकिस्तान की एनडीएमए को और पाकिस्तान को बाकायदा वो जो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से जंगी बुनियादों पर अपने आप को दोबारा से मुनज़्ज़म करना होगा, तैयार करना होगा। जिस तरह बिल्कुल स्टोरेज ऑफ टैंक की एक होती है ऑप्शन, दूसरी बात ये कि ड्रेनेज सिस्टम की, तीसरी बात ये जो हमारा रावी सूखा हुआ है, बाकी चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सिर्फ बात ये कि थोड़ी प्लानिंग, वसाइल, और सबसे बढ़कर ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया में हमें दूसरे बड़े जो दुनिया के इदारे हैं उनको एंगेज करना होगा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान को बहुत जरूरत है कि जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की अब मदद करें। और इसके बाद मैं समझता हूं कि हुकूमत के बस में तो एक लिमिटेड होता है। हम जब इतनी बारिश होती है तो चलो पुराना लाहौर याद आ जाता है, पुराना लाहौर भी ऐसे ही था, तो हम 50 साल बाद भी वही खड़े हैं। जब मुझे फुटेज देखते हैं या सारी चीजें देखते हैं तो ये बात है कि बहरहाल पानी के मसले में मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। खाकवानी साहब, हम देखते हैं कि प्री प्लानिंग ज़ीरो होती है। क्या इंटेंशनली प्री प्लान नहीं किया जाता कि डिज़ास्टर हो, नुकसान हो, फिर हम दिखाएं कि हम किस तरह से उसको मसले को हल कर रहे हैं? एक तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ कैपेसिटी इशू है, कैपेसिटी नहीं लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की खास तौर पे, और दूसरा मतलब कोई यानी सीरियसनेस नहीं है काम में। वैसे इसमें कोई शक नहीं, पंजाब हुकूमत काफी कोशिश करती है। आज तो बहरहाल मैं इत्तेफाक से निकला दोपहर को और मुझे जाना था गाजी रोड के साथ डिफेंस के एक्स ब्लॉक में। अच्छा। तो वहाँ तो भाई घुटना के ऊपर पानी था और मोटरसाइकिल फंसे हुए थी, और बस हमारी भी किस्मत अच्छी थी कि हम निकल गए। पानी बहुत था, लेकिन बारिश भी खैर बहुत ज्यादा हुई। मेरे ख्याल है अब जो हल है वो जिस तरह वागा साहब ने कहा, एक तो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने गए, दूसरा जो बहुत अहम है कि वो जो इंजीनियर दे रहे हैं, क्योंकि लाहौर में ना पानी का जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पानी का जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो पानी निकाला जा रहा है, पानी जा नहीं रहा उस तरह। तो वो दो तजवीज़ें दी जाती हैं कि पानी चूस कुआं उसे कहते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चंद साल पहले तजर्बा किया गया था, कज़ाफ़ी के सामने वहाँ पानी जमा होता है, तो वहाँ पे पानी वो नीचे ज़ेर ज़मीन जाता है, उसको फिल्टर करने का खास प्रोसेस होता है, वो मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं, तो ज़ेर ज़मीन अच्छा साफ पानी बारिश के जाता है। कई लाखों लीटर पानी एक बारिश से वहाँ जगह पे गया। तो वो तजवीज़ लोगों ने दिए, इंजीनियर्स ने, कि लाहौर में अगर 201 फ्लाईओवर या एक जो अंडरपास की कीमत में पूरे लाहौर में नशेबी इलाकों में तमाम में और अंडरपासेस में भी, और जहाँ जहाँ खास लक्ष्मी है, गणेश है, बहुत सारे जहाँ जहाँ इलाके पानी जमा होता है वहाँ पे ऐसे केज बनाए जाए ताकि पानी नीचे जाए। और ये तीसरी तजवीज़ ये है कि लाहौर में छप्पड़ सिस्टम पुराना जिस तरह ना, ग्राउंड जो कहीं पर हैं बच गए हैं, जो इक्का दुक्का, या चलो शहर के बाहर से ही मतलब ठोकर की तरफ है या इधर
जलो पार्क की तरफ इस जी। साइड पर, तो उसको छप्पड़ सा बना दिया जाए ताकि वो पानी थोड़ा थोड़ा करके रेत से नीचे जाए। जेरे जमीन पानी का वहाँ बहुत बड़ा बुरहान और कैचेस है। ठीक है। इतनी बड़ी बारिश का जो पानी है वो नीचे जाएगा, साफ हो गए, फिल्टर हो गए, तो वो बहुत जबरदस्त फायदा है। उस पे अच्छा काम करना वाक़ई साहब, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली, हम इसको सीरियस नहीं लेते। आपके ख्याल में सीरियसनेस कितनी ज़रूरी है इस पे? देखिए, इस वक्त दुनिया का ये बहुत बड़ा मसला है मौसमियाती तब्दीली। आपको पता है हमारी एक बाकायदा वजारत है। शुरू में तो लोग हंसते थे कि ये मौसमियाती तब्दीली की वजारत बनाने का क्या फ़ायदा है। दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में कबल आज वक्त उनको पता होता है किस वक्त बारिश होनी है, हमने उसके इंतजामात क्या करने हैं। मैं यहाँ एक और छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आप देखें कि इस आज जो हलाकतें हुई हैं, अभी ये वो हलाकतें हैं जो रिपोर्टेड हैं। कई जगहों पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खुदा का वास्ता है हुकूमत को, लेस्को को और जितने फेस्को शेस्को हैं इनको कहें कि भाई आप अपने बिजली के निज़ाम को अपग्रेड करें। खुदा का वास्ता है, बच्चे पानी में चल रहे होते हैं और आपको पता है वो सीधी सीधी सी मौत है। एक वीडियो भी वायरल हो रही थी बच्चे की। जी बच्चे की एक बारिश होती है, पहले तो मैं कहता हूँ तो अभी बारिश दिल्ली में हो रही होती है ना, तो पाकिस्तान और पंजाब और लाहौर की बिजली पहले ही बंद हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि बस जी वहां बारिश होने वाली है। अच्छा, फिर हमारे सड़कों का निजाम, फिर हमारा ट्रैफिक का निजाम, तो ये सारी दुनिया में बारिशें होती हैं। वो पाकिस्तान में कोई वक्री बारिश होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर साल ये बारिश होती है, हर साल मानसून सीजन है, उससे पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अगले साल ऐसा नहीं होगा, प्री प्लानिंग होगी, लेकिन नतीजा सिफर नजर आता है। ग्राउंड रियलिटी हमें कुछ भी नजर नहीं आती और कोई भी इकदाम नजर नहीं आते। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।